नमस्कार, साहित्यिक झरोखा चैनल पर मैं इंदु सहारण सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे नरेश मेहता का साहित्यिक परिचय। देखिए, नरेश मेहता हिंदी साहित्य में किसी नई पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य में एक जाना पहचाना नाम है और विशेष रूप से प्रयोगवादी कवि के रूप में इनकी एक विशेष पहचान है। तो आइए आज इन्हीं के जीवन और साहित्य के बारे में जानते हैं। देखिए, नरेश मेहता के ये मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई है, क्योंकि जब हम किसी तस्वीर को देखते हैं या आँखों से जिस चीज़ को हम देख लेते हैं वो हमारे मस्तिष्क में लंबे समय तक रहती है। तो हमें इनके बारे में जानना है, तो इनकी पहचान हमें होनी चाहिए कि हम किसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। इनका जन्म हम अगर देखें तो 15 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 22 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो आइए अब इनके जीवन के बारे में जानते हैं। देखिए, इनका जो जन्म है, जैसे अभी मैंने बताया कि इनका जन्म 15 फरवरी 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मालवा जिले के शाजापुर गांव में हुआ। और कहाँ पर हुआ? ब्राह्मण परिवार में, यानी शाजापुर में रहता था इनका जो परिवार था, और वो कौन सा परिवार था? ब्राह्मण जाति से संबंधित था। इनके पिता का नाम श्री बिहारी लाल शुक्ल था। माता की अगर बात करें तो माता का प्रेम इन्हें नहीं मिल पाया था, क्योंकि जब ये केवल 2.5 वर्ष के थे तभी इनकी माता का निधन हो गया था। तो बचपन में ही इनकी माता का साया इनके सर से उठ गया था। फिर शिक्षा के बारे में अगर देखें तो इनकी शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा थी, वो इन्होंने कस्बे में ही प्राप्त की, जहाँ ये शाजापुर गाँव में रहते थे, वहीं पर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। फिर इंटर की परीक्षा इन्होंने उज्जैन से पास की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने MA की उपाधि प्राप्त की। तो ये इनका शैक्षिक जीवन है, जो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। हिंदी विषय पर इनकी अच्छी पकड़ थी और उसी विषय के कारण इन्होंने कार्यक्षेत्र में उस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में ये कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त हुए। और ये 1948 में इन्होंने वहाँ पर नियुक्ति ली थी, इस नौकरी में वो आए थे, और 1952 में वहाँ इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, यानी ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ पर कार्य इन्होंने नहीं किया। उसके बाद इनकी विशेष रूप से जो पहचान बनी, विशेष रूप से जो ये प्रसिद्ध हुए, वो हुए थे अज्ञे द्वारा जो संचालित पत्र था दूसरा सप्तक, उसमें इनको विशेष पहचान दी और उसमें विशेष कवि के रूप में इन्होंने कार्य किया, जहाँ से इनकी प्रयोगवादी कवि के रूप में एक पहचान बनी हिंदी साहित्य में। फिर अगर संपादक के रूप में जाने तो ये एक कुशल संपादक सिद्ध हुए और इन्होंने साहित्यकार, भारतीय श्रमिक, आगामी, कल तथा कृति आदि पत्रिकाओं का कुशल संपादन कार्य भी इन्होंने अपने जीवन काल में किया। तो ये इनका कार्यक्षेत्र है, जो इन्होंने विशेष रूप से कार्य किए। सबसे पहले ये ऑल इंडिया के अधिकारी नियुक्त हुए, जहाँ कार्यक्रम के अधिकारी थे, लेकिन लंबे समय तक वहाँ नहीं टिके रहे। फिर ये दूसरा सप्तक में प्रसिद्धि भी इनको प्राप्त हुई और उसके पश्चात जो ये पत्रिकाएं हैं, जैसे साहित्यकार पत्रिका है, भारतीय श्रमिक पत्रिका है, आगामी है, कल तथा कृति, इन पत्रिकाओं का संपादन कार्य इन्होंने बखूबी संभाला। फिर इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो इन्होंने वैसे तो सभी प्रकार की रचनाएं, जैसे काव्य भी लिखे हैं, खंड काव्य भी है, उपन्यास भी है, नाटक भी है, लेकिन मुख्य तौर पर जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको मैंने यहाँ पर वर्णित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले अगर काव्य संग्रह देखें तो वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, अरण्या, आखिरी समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों नंगे पैरों, देखना एक दिन उत्सवा, ये इनके काव्य संग्रह हैं जो काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी जिनको। उसके बाद खंड काव्य, शबरी, प्रवाद पर्व, संशय की एक रात और महाप्रस्थान। देखिए, ये बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण खंड काव्य या कृतियाँ हैं। जैसे संशय की एक रात की अगर बात करें तो इसमें भगवान राम के संशय का चित्रण हुआ है। इसमें राम संशय में है कि उन्हें रावण से युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये उस रात की बात है जब अगले दिन राम को रावण के साथ युद्ध करना था लंका में। तो उनके मन में किस प्रकार का संशय चलता है कि कहीं लोग मुझे ये ना कहें कि मैं पत्नी प्रेम में इतना मोहित हो गया या इतना अंधा हो गया कि एक स्त्री के लिए मैंने इतना विनाश कर दिया। इस प्रकार के विचार उनके हृदय में उठ रहे थे, तो उन्हीं विचारों को गूंथ कर इस खंड काव्य की रचना की गई है। फिर जो इनकी महाप्रस्थान है, पांडव महाभारत का युद्ध तो जीत जाते हैं और उसके पश्चात जब वो वहाँ से इस संसार को त्यागने का विचार करते हैं, यहाँ से उनका मोह भंग हो जाता है, उन विचारों को लेकर इस खंड काव्य की रचना की गई है। इसी प्रकार शबरी और प्रवाद पर्व, ये भी इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं जिनमें भावों को गूंथा गया है। जैसे प्रवाद पर्व में रामायण का प्रसंग है जहाँ पर सीता को निकाल दिया जाता है, सीता का जन निर्वासन है। जो शबरी है, शबरी
रामायण का ही एक पात्र है और इसी पर आधारित ये नारी विमर्श पर आधारित ये रचना है। तो इस प्रकार अगर देखें तो खंड काव्य में जो पौराणिक विचारधाराएं हैं उनको लेकर इन्होंने खंड काव्य लिखे हैं। उपन्यास जो बहुत प्रसिद्ध है इनके, डूबते मस्तूल, दो एकांत, एक पथबंधु था, नदी यशस्वी है, उत्तर कथा, पुनः एक युधिष्ठिर, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसके बाद अगर एकांकी, सरोवर के फूल, पिछली रात की बर्फ, कहानी संग्रह में तथापि, एक समर्पित महिला और जलसा घर, नाटक में सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं, यात्रावृत्त में रामफलाश के फूल, साधु ने चले जमात, सिया कचनार की कली, ये इनके प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है जिनमें अपनी यात्राओं का इन्होंने वर्णन किया है। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पर जाना। उसके बाद अगर हम, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना बहुत योगदान दिया था तो बहुत सी संस्थाओं ने इनको अनेक बार पुरस्कृत किया और सम्मानित किया। तो यहाँ पर मैंने इनके सम्मान जो इनको प्राप्त हुए हैं उनके बारे में यहाँ बताने का प्रयास किया है। जैसे सबसे पहले जो है 1971 में इनको सबसे पहले मिला था, ये राजकीय सम्मान था जो मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया था, मध्य प्रदेश सरकार ने इनको राजकीय सम्मान दिया था। फिर 1983 ईस्वी में इनको सारस्वत सम्मान दिया गया। 1984 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जो सांस्कृतिक विभाग का शिखर सम्मान होता है वो इनको प्रदान किया गया। 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1990 में उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान का भारत भारती सम्मान इनको प्राप्त हुआ और 1992 ईस्वी में उनके संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये भी इनको 1992 में प्राप्त हो चुका है। तो ये इनके प्रमुख जो सम्मान इनको प्राप्त हुए साहित्य लेखन में अपने योगदान के कारण, उनको यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है। उसके बाद अगर इनके साहित्य की विशेषताएं देखें तो कुछ इस प्रकार से हैं। क्योंकि ये आधुनिक काल के कवि हैं तो इनके लेखन में आधुनिक बोध यानी आधुनिक समय का ज्ञान हमें इनके साहित्य से मिलता है। जो इनके काव्य हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, उसमें इन्होंने जो आधुनिक समय के विशेष समस्याएं हैं उनको उठाने का प्रयास किया है और इसके साथ साथ उन प्रसंगों को बताने के लिए, उन समस्याओं को दिखाने के लिए इन्होंने जो प्रसंग लिए हैं वो पौराणिक प्रसंग हैं। चाहे वो प्रबंध काव्य के रूप में हमारे सामने इन्होंने लेख के माध्यम से अभिव्यक्त किए हैं, खंड काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किए हैं, अर्थात पुराणों के पात्र को लेकर, उनकी घटनाओं को लेकर आधुनिक समय में जो समस्याएं हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया है। तो इनकी जो रचनाएं हैं उसमें आधुनिक बोध स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फिर है भारतीय संस्कृति के उद्घोषक। देखिए, भारतीय संस्कृति से ये बहुत प्रभावित रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इनके खंड काव्य की बात करी थी, तो जो खंड काव्य हैं उसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार किसी में रामायण का प्रसंग है, किसी में महाभारत का प्रसंग है। तो ये हमारी जो भारतीय संस्कृति परंपरा है, जो हमारी भारत में क्या रहा है, सत्य, अहिंसा, शांति, तो इस प्रकार के जो विचार हैं उन विचारधारों को लेकर, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी रचनाओं में उन विचारों को गूंथने का प्रयास किया है या उन विचारों को सम्मिलित किया है, जिससे कि वर्तमान आधुनिक समय की जो नई युवा पीढ़ी है उनको भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया जा सके। उसके बाद इनका जो तीसरा हमारा पॉइंट लेंगे हम, ये है सामाजिक चित्रण। इसमें हमें क्या बताना है कि क्या इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज का चित्रण किया है या नहीं किया। तो बिल्कुल किया है। इन्होंने अपनी कविताओं में केवल समाज का चित्रण ही नहीं किया, अपितु किस प्रकार हमारा समाज उन्नति और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के माध्यम से हम किस प्रकार पिछड़ रहे हैं या समाज में वर्तमान मानव की स्थिति क्या है, उस पर बहुत स्पष्ट रूप से इन्होंने कविताओं में अपना या रचनाओं में अपने इनको उल्लेख किया है। जैसे समाज में जो मानव की स्थिति है, कैसे मानवीय संबंधों में परिवर्तन आ रहा है, मानव कुंठा, घुटन और संशय, अंतर्द्वंद में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो सब जो समाज का वास्तविक चित्रण है वो इनके लेखों में देखा जा सकता है। उसके बाद आता है प्रकृति चित्रण। देखिए, प्रकृति से जुड़े हुए कवि हैं ये। जैसे हमने इनकी कृतियां करी थी, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, यहाँ पर नाम से ही हमें पता चलता है कि ये प्रकृति के कितने समीप रहे हैं, प्रकृति से कितना प्रेम है इनके काव्य में स्पष्ट देखा जा सकता है। तो इस तरह हम इनमें बता सकते हैं कि प्रकृति का चित्रण किया है या नहीं किया। इनकी रचनाएं अगर देखें तो कैसे प्रकृति में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके प्रकृति को हम अपने सामने खड़ा कर लिया है,
जो महाप्रस्थान है, जो इनकी खंड काव्य है महाप्रस्थान, जिसमें पांडवों का संसार को त्यागने के लिए हिमालय के पास, हिमालय पर्वत जब वो प्रस्थान करते हैं तब उस समय का चित्रण है, तो वहाँ प्रकृति का चित्रण। तो इस प्रकार इन्होंने अपने साहित्य में प्रकृति का या लेखन में अपनी प्रकृति का बहुत ही सुंदर उपयोग किया है। उसके बाद आता है मानवतावाद। देखिए, ये व्यक्ति को व्यक्ति से प्रेम करने की सलाह देते हैं। व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध कैसे होने चाहिए, इस बात पर ये विचार करते हैं। तो इन्होंने मानवता को या मानवतावाद को महत्वपूर्ण विचारधारा माना है, जो कि समाज की या देश की स्थिति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसीलिए एक व्यक्ति को एक व्यक्ति विशेष ना मानकर संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण धरा को वसुदैव कुटुंबकम का भाव स्पष्ट करने में ये बल देते हैं कि मानव के लिए समर्पित हो, सभी मानव एक समान है, किसी भी मानव का दुख उसका अकेले का दुख नहीं है, अपितु वो पूरे समाज का दुख है। और हमें उस दुख को समझना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए। या फिर जैसे राम के माध्यम से एक राजा केवल एक राजा नहीं, बल्कि जब तक वो सच्चा प्रतिपालक नहीं है या सच्चे रूप से वो अपने जनता की सेवा नहीं करता, तब तक जो समाज है, जो देश है, वो विकास नहीं कर सकता। इसलिए मानवतावाद की विचारधारा को ये विशेष महत्व देते हैं। फिर हमारा है प्रेम भाव। प्रेम भाव अर्थात प्रेम के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करना या अपने हृदय के प्रेम को अभिव्यक्त करना अपने काव्य के या अपने लेखन के माध्यम से। देखिए, वैसे तो इनके जो कविताएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस भाव को रेखांकित नहीं किया गया या बहुत ज़्यादा इसको उभारा नहीं गया। इनकी बहुत कम कविताएं हैं जो विशेष तौर पर इसी बिंदु पर आधारित हैं, लेकिन फिर भी जो इनका प्रेम है वो कोमल और स्वाभाविक है, उसमें कहीं पर भी बनावट नहीं दिखाई देती। तो इस प्रकार ये इनके साहित्य की विशेषताएं हैं। और इनका जो संपूर्ण साहित्य है वो मुख्य तौर पर खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया है, और जो ऐसी बोली है जो सहज और सरल है। कहीं पर भी इन्होंने काव्यात्मक जो नियम होते हैं या भाषा को आधार बनाकर जो अपने में उसको अलंकारों से सुसज्जित किया जाता है या उसको बहुत सुंदर दिखाने का प्रयास किया जाता है, ऐसा कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रयोगवादी कवि हैं। यहाँ पर भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। काव्य का सुंदर दिखना महत्वपूर्ण नहीं है, काव्य में समस्या या विचार महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका काव्य एक स्वाभाविक भाषा में लिखा गया काव्य है, या इनका साहित्य स्वाभाविक भाषा खड़ी बोली में लिखा गया साहित्य है। इन्होंने ज़्यादातर जो है प्रसाद गुण का इन्होंने इस्तेमाल किया है। अभिधा शब्द शक्ति की प्रधानता इनकी उसमें है। सुंदर उपमान है, बिंब बहुत सुंदर है, लेकिन ये सब स्वाभाविक है। इसके लिए कहीं पर भी इन्होंने किसी व्याकरणिक नियमों को शामिल करने का प्रयास नहीं किया, और मुक्त छंद में इनकी रचनाएं हैं। शैली की अगर दृष्टि से देखें तो चित्रात्मक है, भावात्मक, प्रतीकात्मक, आत्मकथात्मक। तो इस प्रकार इनकी शैली भी इन्होंने सहज और सरल स्वाभाविक शैली का इसमें इस्तेमाल किया है, और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कहीं पर भी बनावट का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी साहित्य की मुख्य विशेषताएं हैं जिन पर इनका साहित्य आधारित है। सबसे पहला हमने आधुनिक बोध यानी आधुनिक समय का ज्ञान हमें मिलता है। भारतीय संस्कृति के विचारों को इन्होंने समाहित किया है। समाज के सुचारू, स्पष्ट और जैसा सत्य चित्रण है वो इन्होंने अपने इसमें दिखाया है। समाज में व्यक्ति कैसे जीवन जी रहा है, व्यक्ति के जीवन में समस्याएं क्या क्या है, समाज को कैसे एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है, इसके प्रकार के जो विचार हैं वो हम इनके साहित्य में देखते हैं। प्रकृति को मुख्य आधार भी बनाया है। बहुत सी इनकी कविताएं हैं जो सिर्फ प्रकृति को आधार बनाकर अपने भावों को व्यक्त करते हैं। फिर मानवतावाद यानी मानवतावाद को किसी जाति पाति धर्म के आधार पर नहीं, अपितु मानव धर्म के आधार पर संपूर्ण विश्व को वसुदैव कुटुंबकम के रूप में ये देखना चाहते हैं। प्रेम भाव की महत्ता दी है इन्होंने, महत्व दिया है इन्होंने अपने काव्य में, लेकिन इनका जो प्रेम है वो बनावटी प्रेम नहीं है, अति कोमल और स्वाभाविक प्रेम का इन्होंने इस्तेमाल किया है। भाषा के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि इनका साहित्यिक परिचय और जीवन की विशेषताएं जो साहित्य की विशेषताएं और जीवन के बारे में हमने जाना वो आप बहुत अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।